Hello children, this is your chapter number 3, Economic Reforms since 1991, part 4 for class 12 by Ms. Divya Saraswat. The learning objectives for this video is also same as the last one. Now, topics to be covered through this video are privatization and globalization. In globalization, we will get to know about outsourcing and World Trade Organization, which we also call WTO. Privatization. First thing is, in our last video we learned about liberalization. In liberalization we have seen the factors कि कहाँ कहाँ हम लोगों को liberal करना पड़ा अपने economy को, right? Now the second aspect is privatization. Why do we need privatization? Because जो public sectors थे हमारे, the public sector undertakings जो थे हमारे, वो बहुत ज़्यादा losses में run कर रहे थे, and there is no point to get revenue from their side. Okay, for this we need privatization. Privatization means permitting the private sector to set up industries which were previously reserved for the public sectors. यानी कि जो public sectors की आपकी industries हैं उनको आप permit कर रहे हो private sectors को कि आप उन industries को set करिए. Under this policy बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो थे वो सोल्ड किए गए थे प्राइवेट सेक्टर को. इसका एक रीज़न है टू जनरेट रेवेन्यू, चाहे वो रीजनेबल प्राइस पर सोल्ड कर रहे हैं या लेस देन रीजनेबल प्राइस पर सोल्ड कर रहे हैं, बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू जनरेट रेवेन्यू एट दैट टाइम. एंड अगर वो इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के अंडर जाएगी देन प्राइवेट सेक्टर नो डाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से उस इंडस्ट्री को रन करेगा एंड प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेगा. So government companies जो थी are converted into private companies in two ways. First is by withdrawal of the government from ownership and management of public sector companies. जहाँ पर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का साथ में मिक्स्ड इंटरप्राइजेस चल रहा था, वहाँ से गवर्नमेंट सेक्टर ने अपना ओनरशिप को विड्रॉल कर लिया. एंड सेकेंड इज आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज. आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज मतलब जो सेल पब्लिक सेक्टर कंपनीज की सेल कर दी गई टू पब्लिक टू जनरेट रेवेन्यू. बाय दीज टू वेज प्राइवेटाइजेशन डन हुआ एट दैट टाइम. Now, privatization means the transfer of assets from public sector to private sector. Privatization help करता है हमें improve करने के लिए हमारा financial discipline and facilitate modernization also. क्योंकि public sector के साथ अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा there will be situation of competition. जब वहाँ situation of competition होगी तो modernization अपने आप adopt होगा. ठीक है. प्राइवेटाइजेशन हेल्प्स इन स्ट्रॉन्ग इनफ्लो ऑफ एफडीआई ऑल्सो. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का स्ट्रॉन्ग इनफ्लो हो जाएगा थ्रू प्राइवेटाइजेशन. नाउ प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू द पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. जहां आप अपने पब्लिक सेक्टर का कुछ पार्ट कुछ शेयर पब्लिक को आप सेल कर रहे हो, दिस इज योर डिसइन्वेस्टमेंट विच इज जस्ट अपोजिट टू इन्वेस्टमेंट. ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट का अपोजिट वाला काम कर रहे हो. सो दिस इज योर डिसइन्वेस्टमेंट वेयर यू आर सेलिंग ऑफ योर पार्ट ऑफ इक्विटी. अपने शेयर्स का कुछ पार्ट आप पब्लिक में सोल्ड कर रहे हो, दैट इज योर disinvestment. The purpose of the sale according to the government was mainly to improve financial discipline and facilitate modernization. बस यही पर्पस होता है कि उनको फाइनेंशियल डिसिप्लिन में हेल्प मिले, यानी कि उनका रेवेन्यू जनरेट हो. ठीक है, रेवेन्यू जनरेट वो दो चीज़ों के लिए करेंगे. फर्स्ट इज अगर उनके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं तो उसको फुलफिल करने के लिए, या फिर सेकंड इज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो. इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज देर वॉज फ्यू एंटरप्राइजेज जिनको नवरत्ना का टैग दिया गया था. नवरत्ना का ओरिजिन इस नेम का कैसे हुआ, इस चीज़ को ऐसे कंपेयर किया गया था. किंग विक्रमादित्य जो थे उनके कोर्ट में 9 कर्टियर्स थे. ठीक है, उन कर्टियर्स को अलग अलग तरह की विजडम्स के थ्रू जाना जाता था. राइट,
और एक इमेंस विजडम हुआ करती थी उनके अंदर। सिमिलरली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने अपनी स्टार्टिंग में 9 इंडस्ट्रीज थी, उनको नवरत्ना का टैग दे दिया। नवरत्ना का टैग देने से क्या हुआ, उनके पास कंपैरेटिवली ज़्यादा एडवांटेजेस थी कि वो एक अमाउंट तक इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट नहीं पूछेगी आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो। सेकेंडली उनका टर्नओवर ज़्यादा होना चाहिए। थर्डली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी उनका ज़्यादा होगा। ठीक है, दीज आर द नवरत्नास। नाउ रीज़न क्या था, सो दैट वी कैन कम्पीट इन ग्लोबल मार्केट, हम सपोर्ट कर सकें इन ग्लोबल लाइक अ ग्लोबल जेंट्स, उनको इस तरह से शो किया गया था। बाद में लेटर ऑन नवरत्ना के बाद वी गॉट महारत्नास एंड मिनी रत्नास ऑल्सो। एंड महारत्नास की अगर हम बात करें तो महारत्नास जो इंटरप्राइजेज हैं वो अप टू 1000 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनको उतना ही ज़्यादा शो करना पड़ेगा। नवरत्नास अप टू 1000 करोड़ दे कैन इन्वेस्ट। मिनी रत्नास दे कैन इनको 3 ईयर्स तक प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा और हर ईयर का प्रॉफिट इनका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 करोड़ होना चाहिए। दीज आर द मिनी रत्नास। राइट नाउ करेंटली वी आर हैविंग 7 महारत्नास, 14 नवरत्नास एंड 53 मिनी रत्नास 1 एंड 16 मिनी रत्नास 2। मिनी रत्नास की भी 2 कैटेगरी कर दी गई थी, 53 मिनी रत्नास एंड 16 मिनी रत्नास 2। The central public sector enterprises are designated with different status, जैसे कि मैंने बताया आपको। कुछ उनमें नाम अगर मैं अभी आपको बताऊं तो वो हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इन महारत्नास एंड स्टील अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड, ठीक है, जिसे हम SAIL सेल भी कहते हैं। नवरत्नास की अगर मैं 2 एंटरप्राइजेस की बात करूं, वन इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड सेकंड इज़ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। मिनी रत्नास भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। Now it's time for globalization. Globalization means there should be no boundary, geographical boundary. We should be free for trade. ठीक है, इंटीग्रेशन होना चाहिए। इफ़ अ पर्सन इज सिटिंग इन अ विलेज तो वो उन सारी चीज़ों को कंज्यूम कर सके जो कि बाकी सारी कंट्रीज़ में बन सकती हैं। दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन of the economy of country with the world economy. ठीक है, it is an outcome of set of various policies that are aimed at transforming the world toward greater independence and integration. इसके 2 होंगे aspects, one is greater independence के लिए and second is your integration के लिए. It involves creation of networks, activities transcending economic, social and geographical boundaries. हमें नेटवर्क्स को क्रिएट करना है, ऐसी एक्टिविटीज़ को क्रिएट करना है जो हमें फ्री फील कराए, सोशल एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज से भी हमें कहीं ना कहीं बाहर निकलना है, सो दैट वी कैन गो फॉर अ फ्री ट्रेड इन ग्लोबलाइजेशन। In globalization, the first one is outsourcing, which help us also and help the other country also. आउटसोर्सिंग के अंदर क्या है, एक कंपनी हायर करती है अपनी डे टू डे रेगुलर सोर्सेज के लिए। रेगुलर सोर्सेज कौन कौन से हैं, कोई भी डेटा एंट्री है या कॉलिंग वाला रिकॉर्ड रखने के लिए, कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, जो छोटे मोटे काम होते हैं, ठीक है, बिकॉज कंपनी हैव टू सी ऑल द बिग थिंग्स ऑल्सो। सो उसके लिए एक्सटर्नल सोर्सेज को हायर करते हैं जो पहले उनकी अपने ही इंटरनल सोर्सेज या विद इन द कंट्री वो काम हो रहे थे, अब वो एक्सटर्नल सोर्सेज को हायर करते हैं, ठीक है, जिनमें कौन कौन से काम आते हैं, लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विस, एडवर्टीजमेंट, सिक्योरिटी, हमारे BPO भी आता है जिसमें हमें कॉल सेंटर्स बोलते हैं, ईच प्रोवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी। Most multinational corporations, even small companies, are outsourcing their services to India, where they can be availed at cheaper cost with reasonable degree of skill and accuracy. As you all know, in India we are having big population, large number of population, and उसके comparative हमारा employment generation बहुत ज़्यादा कम है,
तो उससे क्या होगा, जब आउटसोर्सिंग होगी दूसरी कंट्री वाले हमारी कंट्री में आके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तो जो अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनकी स्किल्स भी यूज़ होंगी, और कहीं ना कहीं कंपैरेटिव टू दैट डेवलप्ड कंट्री हमारी कंट्री में उन्हें चीपर कॉस्ट पे एक लेबर मिल जाएगा। ठीक है, तो उनका भी एक तरह से इस चीज़ में फ़ायदा है, दे आर गेटिंग अ चीप लेबर विथ अ रीजनेबल स्केल ऑफ डिग्री एंड एक्यूरेसी, एंड हमारे लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की चीज़ हो जाएगी। तो दिस इज आउटसोर्सिंग वेयर द कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेकेंड वन एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहला हो गया आउटसोर्सिंग के थ्रू हम ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं, सेकेंड इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखता है बिटवीन द नेशंस, कि किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो जाए। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली जो है वो 1 जनवरी 1995 में कमेंस्ड हुआ था, और जिसके अंदर 123 नेशंस थे। ठीक है, ऑन अप्रैल 1994। पहले इसको क्या कहते थे, गेट। गेट इज योर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। पहले गेट के नाम से जाना जाता था, जो कि 1948 में स्टेब्लिश हुआ था। उस टाइम पर इनके पास 23 कंट्रीज थे। लेटर ऑन 1995 123 नेशंस हो गए थे, एंड उसका नाम चेंज होकर WTO हो गया था। ये सारे मल्टीलेटरल भी ट्रेड्स को देखता है एंड बायलेटरल ट्रेड्स को भी देखता है। बायलेटरल ट्रेड्स मीन ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, एंड मल्टीलेटरल इज 3 और मोर देन 3 कंट्रीज। ठीक है, ताकि हर कंट्री को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके, एंड इंटरनेशनल मार्केट ट्रेडिंग जो पर्पस है वो भी इनका सॉल्व हो सके। द मेन पर्पस इज टू ग्लोबलाइज। ग्लोबलाइजेशन इज द मेन पर्पस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऑब्जेक्टिव सेम, इम्प्लीमेंट द न्यू वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट, प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड जिससे लोगों के यहाँ GDP इंक्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, टू प्रमोट फ्री ट्रेड बाय अबॉलिशिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। इनका हमेशा इस चीज़ पर फोर्स रहता है, प्रेशर रहता है, सो दैट यू कैन अगर आपका टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर नहीं होंगे तो शायद ट्रेड और भी ज़्यादा फ्रीली हो पाएगी। टू इन्हेंस कॉम्पिटिटिवनेस अमंग ऑल द ट्रेडिंग पार्टनर टू बेनिफिट कंज्यूमर्स। अगर कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी तो कहीं ना कहीं अच्छा मटेरियल हमें चीप कॉस्ट पे मिलेगा, जो कि बेनिफिट होगा कंज्यूमर्स के लिए। To increase the level of production and productivity with a view to increase the level of employment in the world. अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा इसके थ्रू और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी तो हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपने आप ही जनरेट होगा। टू एक्सपेंड एंड यूटिलाइज वर्ल्ड रिसोर्स इन द मोस्ट ऑप्टिमम मैनर। जो वर्ल्ड रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू यूज़ करना, ये इस चीज़ पे भी ध्यान देता है कि मिसयूज़ ना हो कहीं भी रिसोर्सेज का। टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ लिविंग ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। ऑब्वियसली अगर आपका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस होगी मार्केट में, तो आपका ग्लोबल जो आपका लेवल ऑफ लिविंग होगा वो भी इंक्रीज होगा, और आपकी इकोनॉमी भी डेवलप करेगी मोर स्पीडली। टू टेक स्पेशल स्टेप फॉर द डेवलपमेंट फॉर पुअरेस्ट नेशन। अगर कोई नेशन पुअरेस्ट है तो टैरिफ फ्री कराना है या सब्सिडीज का जो कंसर्न है, उन सारी चीज़ों पे भी ये ध्यान देता है कि कोई भी नेशन पीछे ना रहे। ठीक है, एक बैलेंस बना के रखना चाहता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन अमंग ऑल द नेशंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।